1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी से एक ऐसी खबर आई जिसने भारत समेत दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तब जिसने भी इस खबर के बारे में सुना वह शौक रह गया। बुराड़ी के संत नगर गली के एक घर के अंदर छत से एक या दो नहीं बल्कि 10 लोगों के शव लटके हुए मिले, जबकि 11वां शव पास में ही फर्श पर पड़ा हुआ था। मरने वाले लोगों में वृद्ध महिला, बच्चे, पुरुष और जवान लड़कियां शामिल थीं। मरने वाले लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। यह खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया और लोग इस घर की ओर भागने लगे। अफवाह उड़ने लगी कि शायद किसी ने पूरे परिवार को मारकर लटका दिया है। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में कुछ ऐसे खुलासे हुए कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो गया। आगे की जांच में पुलिस को घर से कुछ डायरियां मिली जिनसे पूरा केस आईने की तरह साफ हो गया और मौत की वजह भी। तो आखिर 11 लोगों की मौत के पीछे की वजह क्या थी? घर से जो डायरी बरामद हुई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? और अब इस केस और उस घर की स्थिति क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। हम कहानी पर आए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम 2018 के मशहूर और रूह कंपा देने वाले बुराड़ी कांड की बात कर रहे हैं। वही बुराड़ी कांड जिसने पूरे भाटिया परिवार का सफाया कर दिया था। वैसे तो 2018 के बुराड़ी कांड की बात कर रहे हैं। पड़ोसी इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से ही जानते थे, मगर असल में यह परिवार चुंडावत परिवार था। चुंडावत परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था, मगर 20 से 25 साल पहले इस परिवार के मुखिया हरियाणा से दिल्ली आ गए और यहीं पर बिजनेस में लग गए। फिर एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर पूरा परिवार यहीं आकर रहने लगा। इस परिवार की एक ग्रोसरी की दुकान थी जो ठीक उनके घर के नीचे थी। पिछले कुछ सालों में इस परिवार ने तरक्की करते हुए अपना प्लाईवुड का बिजनेस भी जमा लिया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2007 में परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मौत हो जाती है। यह एक सामान्य मौत थी। पिता की मौत के बाद परिवार का छोटा बेटा ललित परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। बात 1 जुलाई 2018 की है। ललित डेली आसपास के लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। इसके अलावा परिवार की जो ग्रोसरी शॉप थी वह भी सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाया करती थी, जहां से लोग अक्सर दूध ले जाया करते थे। मगर 1 जुलाई 2018 को पास के ही रहने वाले गुरुचरण सिंह रोज की तरह ललित के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि आज ललित मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर के बाहर नहीं निकला है। इसके अलावा वर्षों बाद ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह ललित की दुकान नहीं खुली थी। यह पूरा परिवार अपनी धार्मिक प्रवृत्ति और समय की पाबंदी के लिए मशहूर था। ऐसे में ललित का मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठना और दुकान का बंद रहना गुरुचरण सिंह को थोड़ा खटकता है। वह घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। जैसे ही वह कुछ कदम घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही गुरुचरण सिंह दरवाजे से अंदर जाते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि घर के हॉल में छत से घर के सभी सदस्य फंदे के सहारे लटक रहे हैं, जबकि घर की सबसे बूढ़ी महिला यानी ललित की मां पास में ही नीचे फर्श पर पड़ी हुई हैं। यह नजारा देखकर गुरुचरण सिंह के होश उड़ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए बाकी लोगों को भी आवाज देते हैं। आवाज सुनकर बाकी लोग भी मदद के लिए आते हैं। सभी अंदर का नजारा देखकर हिल जाते हैं। अगले ही मिनट पुलिस को फोन किया जाता है और बस कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इस परिवार में कुल 11 लोग थे। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी 11 के 11 सदस्य अब मर चुके हैं। मरने वाले लोगों में 2 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 युवा थे। मरने वाले लोगों में से 2 को छोड़कर सभी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। लगभग पूरे मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था, कान में कॉटन डाली हुई थी और सभी के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। इसके अलावा एक महिला की लाश बगल में पड़ी हुई थी जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। पहली ही नजर में साफ हो रहा था कि परिवार के 11 लोगों में से 10 लोगों की मौत फंदे पर लटकने की वजह से हुई है और वृद्ध महिला की मौत संभवतः जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। मरने वाले लोगों में शामिल थे 80 साल की नारायणी देवी, 57 साल की प्रतिभा भाटिया, 50 साल के भुवनेश, 45 साल के ललित,
48 साल की सविता, 42 साल की टीना, 33 साल की प्रियंका, 25 साल की नीतू, 23 साल की मेनका उर्फ मोनू, 15 साल का दुष्यंत उर्फ ध्रुव और 15 साल का शिवम। नारायणी देवी इस परिवार की मुखिया और सबसे बड़ी सदस्य थीं। ललित और भुवनेश नारायणी देवी के बेटे थे, जबकि प्रतिभा नारायणी देवी की बेटी थी। सविता घर की बड़ी बहू और घर के बड़े बेटे भुवनेश की पत्नी थी। टीना घर के छोटे बेटे ललित की पत्नी थी। प्रियंका नारायणी देवी की नातिन यानी प्रतिभा की बेटी थी। नीतू और मेनका भुवनेश की बेटियां थीं। ध्रुव भुवनेश का बेटा था। इसके अलावा शिवम ललित का बेटा था। घटना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही पुलिस मदद के लिए और पुलिस वालों को बुलाती है। फिर सभी शवों को फंदे से उतारकर परीक्षण के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही पुष्टि कर दी जाती है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। फिर उन सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर 11 लोगों की मौत की खबर मीडिया में आते ही तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। सबसे पहले शक जताया जाता है कि शायद लुटेरों ने रात में इस घर पर धावा बोल दिया और लूटपाट करने से पहले घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर बहुत जल्द इस दावे से पुलिस इनकार कर देती है, क्योंकि घर के अंदर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे लूटपाट का अंदेशा जताया जा सके। पुलिस वालों के अलावा घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। भाटिया परिवार के कुछ जानने वाले दिल्ली के ही दूसरे इलाकों में रहते थे। तत्काल ही उन लोगों तक भी इस बात की खबर पहुंच जाती है और वे भी यहां आ जाते हैं। भाटिया परिवार में तो अब कोई नहीं बचा था। ऐसे में पुलिस वाले इस परिवार को करीब से जानने वाले लोगों से परिवार की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। कुछ करीबी लोगों की मदद से पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि इस परिवार के 2 सदस्य ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि वे दोनों अपने अपने परिवार के साथ कहीं और रहते हैं। भाटिया परिवार से अलग रहने वाले लोगों में एक थे दिनेश सिंह चुंडावत। यह नारायणी देवी के सबसे बड़े बेटे थे। जब पूरा परिवार बुराड़ी में शिफ्ट हो गया था तो दिनेश अपने परिवार के साथ राजस्थान में रहने लगा था। यहां यह ठेकेदार के तौर पर काम करता था। परिवार की एक और जीवित सदस्य थी सुजाता नागपाल। यह अपने परिवार के साथ पानीपत में सेटल हो गई थी। पुलिस द्वारा इन दोनों को भी घटना के बारे में जानकारी दे दी जाती है और ये लोग भी यहां आ जाते हैं। तरह तरह की अफवाहों के बीच पुलिस वाले अपने स्तर से जांच पड़ताल जारी रखते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है, मगर हिरासत में लिए गए किसी भी शख्स से पुलिस को कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिलती। आसपास के कुछ लोग यह भी कयास लगाने लगते हैं कि शायद किसी ने पहले सभी को जहर दे दिया और उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए सभी को फंदे से लटका दिया। इस शक के पीछे की वजह यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। इस पर कोई सफाई देने से पहले पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं। अगर किसी ने इन लोगों को बेहोश करने की दवा दी होगी या फिर जहर दिया होगा तो यह विसरा रिपोर्ट में जरूर आ जाएगा। मगर जब पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आती है तो डेथ ऑफ नेचर सुसाइड को बताया जाता है, यानी मरने वाले सभी लोगों ने आत्महत्या की थी और उनकी मौत फंदे पर झूलने की वजह से हुई थी। मरने वाले 11 लोगों में से 10 के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिलता। जहर केवल एकमात्र बूढ़ी महिला के शरीर में मिलता है, जिसका शरीर फंदे से नहीं लटक रहा था, बल्कि वह फर्श पर पड़ी हुई थी। जब पोस्टमार्टम में सभी की मौत की वजह को बताया जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि आखिर यह कैसे संभव है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ फांसी लगा लें। इसी बात का जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस वाले घर के अंदर छानबीन शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही घंटों की छानबीन के अंदर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे मौत का कारण धीरे धीरे आईने की तरह साफ होने लगता है। पुलिस वालों से पहले मीडिया वाले एक एंगल चलाने लगते हैं कि शायद यह परिवार कोई जादू टोना कर रहा था। इस कारण ही सभी की मौत हुई है, क्योंकि घर के बाहरी दीवार पर 11 पाइप बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इनमें से 7 पाइप अलग दिशा में थीं, जबकि 4 पाइप अलग दिशा में लगाए गए थे। इत्तेफाक की बात थी कि मरने वाले 11 में से 7 महिलाएं थीं और 4 पुरुष थे। पुलिस ने 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह को समझने के लिए उस मजदूर को ढूंढना शुरू किया जिसने यह पाइप लगाया था। पुलिस की कुछ मेहनत के बाद वह मजदूर मिल जाता है। वह बताता है कि 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह पूछने पर
मकान मालिक ने बताया था कि दरअसल ऐसा वेंटिलेशन बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। घर से जुड़ा यह 11 का इत्तेफाक महज दीवार पर लगी पाइप तक सीमित नहीं रहता। आगे पता चलता है कि घर के आगे जो ग्रिल लगी हुई थी उसमें भी 11 ही रॉड थीं। इसके अलावा घर में कई ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ 11 संख्या को ही इंगित कर रही थीं। पुलिस इस 11 के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि सर्च अभियान के पहले ही दिन पुलिस को एक के बाद एक 11 डायरी मिलती है। जब पुलिस वाले इन 11 डायरियों को खंगालना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में जो डायरी मिली थी वह डायरी प्रियंका की थी। उसमें उसने अपने निजी जीवन के अनुभव लिखे थे। इसके अलावा उसने अपने एक पुराने प्यार का भी जिक्र किया था। कमाल की बात यह थी कि प्रियंका अपने पुराने प्यार को अपनी एक भूल बताते हुए अपनी डायरी में अपने मामा ललित से माफी मांग रही थी। भला प्रियंका ललित से माफी क्यों मांग रही थी? इसका जवाब पुलिस वालों को आगे की डायरी की जांच से मिलता है। सभी डायरियों की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस वाले एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। घर के अंदर मिली डायरियों के अनुसार इन सब मौतों के पीछे की वजह ललित द्वारा लिखी गई बातें थीं और इन सब की शुरुआत होती है 2007 से। अगर आपको याद हो तो वीडियो की शुरुआत 2007 से में हमने बताया था कि ललित के पिता की मौत 2007 में हुई थी। भाटिया परिवार को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक ललित अपने पिता के बेहद ही करीब था। जब पिता की मौत 2007 में हुई तो ललित को बहुत गहरा सदमा लगा। वह बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। हालांकि कुछ समय बाद वह नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। डायरी से हुए खुलासे के मुताबिक पिता की मौत के बाद ललित परिवार वालों से कहना शुरू करता है कि पिता की आत्मा उससे बातें करती है। शुरू में ललित की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, मगर आगे चलकर ललित के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे लोग ललित की बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल पिता की मौत के बाद ललित के पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन कुछ समय की मेहनत के बाद ललित अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देता है। लोग इस बात का क्रेडिट ललित को देते हैं, मगर ललित सबको बताता है कि दरअसल उसने अपने पिता द्वारा बताए गए तरीकों से ही परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर की है। इसके बाद परिवार पर ललित की पकड़ बढ़ जाती है, मगर इसी बीच प्लाईवुड की दुकान में काम करते समय एक हादसा होता है। हादसे में ललित के सिर पर गहरी चोट लगती है और अचानक से उसकी आवाज गायब हो जाती है। पूरे 6 साल तक उसकी आवाज गायब रहती है, मगर एक दिन ललित बोलना शुरू कर देता है। घर वालों को ललित बताता है कि उसके बोलने के पीछे की वजह उसके पिता ही हैं, जो उसे दर्शन देते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इन सब घटनाओं के बाद हर कोई ललित की बातों को फॉलो करने लगता है। खुलासे के मुताबिक ललित अक्सर एक विशेष समय पर घर के अंदर रखी डायरी में कुछ लिखता था और पूरे परिवार वाले उन बातों को फॉलो करते थे। ललित के मुताबिक वह बातें वह अपने मन से नहीं लिखता था, बल्कि उसके पिता उसे ऐसा करने के लिए कहते थे। परिवार की ही सदस्य प्रियंका, जिसकी उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस पर ललित एक दिन अपनी डायरी में लिखता है कि केले के पेड़ की पूजा करो तो उसकी शादी हो जाएगी। परिवार वाले ऐसा ही करते हैं और इत्तेफाक से प्रियंका की शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। इस घटना से महज कुछ दिन पहले प्रियंका की एंगेजमेंट भी हो जाती है और दिसंबर में शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। इस परिवार की मौत के बाद प्रियंका की एंगेजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें हर कोई डांस करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद परिवार वाले ललित पर आंखें बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ललित जो कहता था परिवार वाले वही करते थे। खुलासे के मुताबिक सामूहिक मौत के पीछे की वजह भी ललित द्वारा लिखी गई डायरी थी। दरअसल ललित घर वालों को बताता है कि परिवार में पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे पिता नाराज हैं। अब अगर उन्हें खुश करना है तो हमें कुछ विशेष पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद पिता हमें दर्शन देंगे और हम सबको बचा लेंगे। इसी तरह हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ललित ने परिवार के लोगों को बताया कि अब हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसे रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। इस पूजा के दौरान सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। इसके अलावा मुंह पर कपड़ा और कान में रुई डाल दी जाएगी ताकि ध्यान न भटके। इसके बाद पिता तुम सबको बचा लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी।
यह सब करने से पहले ललित ने एक हवन करने का भी सुझाव दिया। पहले तय होता है कि यह क्रिया 30 जून को पूरी की जाएगी, मगर उस दिन घर में कोई मेहमान आ जाता है और यह क्रिया नहीं हो पाती। मेहमान के चले जाने के बाद अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच परिवार वाले पहले विशेष पूजा करते हैं। ललित ने कहा था कि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए हवन करना अनिवार्य है। इसके बाद ललित और उसकी पत्नी मिलकर सभी के हाथ बांधते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, कान में रुई डाल देते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर गले में फंदा लगाकर सभी को छत से लटका देते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिवार ने पहले से ही 5 टेबल खरीद ली थी। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा गया कि घर के सदस्यों ने ही ये टेबल और तार खरीद कर लाए थे। पूजा के दौरान एक टेबल पर 2-2 लोग खड़े होते हैं। फिर ललित के इशारा करते ही ललित समेत सभी लोग एक साथ फंदे पर झूल जाते हैं। ललित ने सभी को यकीन दिला दिया था कि फंदे पर लटकते ही पिता आकर सभी को बचा लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और सभी लोग बेमौत मारे जाते हैं। डायरी में लिखी बातों के मुताबिक ललित ने अपनी मां नारायणी देवी को पहले ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए पिता ने उससे कहा था। मरने से पहले सभी लोग नारायणी देवी के हाथों ही रोटी खाते हैं। उन्होंने ये 20 रोटियां ऑनलाइन मंगवाई थीं। रोटी खाने वाली बात भी ललित ने डायरी में लिखी थी। कुछ लोगों ने शक जताया कि भ्रम फैलाने के लिए किसी और ने यह डायरी घर में रख दी होगी, मगर जब पुलिस ने कुछ राइटिंग विशेषज्ञों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली तो यह साफ हो गया कि यह डायरी ललित ने ही लिखी थी, क्योंकि डायरी में लिखी हैंडराइटिंग ललित द्वारा अलग अलग स्थानों पर लिखी गई हैंडराइटिंग से हूबहू मेल खा रही थी। आगे इस केस में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर ने खुलासा किया कि यह पूरा परिवार एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित हो गया था। मेडिकल टर्म में इसे वर्ल्ड शेयर्ड डिल्यूजन ऑन या ऑन साइकोसिस 1 कहते हैं। इस स्थिति में परिवार के एक सदस्य को कोई भ्रम होता है और वह इस भ्रम का यकीन दूसरे लोगों को भी दिला देता है। फिर सभी उसी भ्रम में जीने लगते हैं। ललित के साथ भी यही चीज हुई। पिता की मौत के बाद वह गहरे सदमे में चला गया। बाद में उसे भ्रम होने लगा कि पिताजी उसे दर्शन देते हैं। फिर जो भी बातें उसके दिमाग में आती थीं, वह उन्हें पिता का आदेश मानने लगा। धीरे धीरे इस बात का यकीन उसने पूरे परिवार को दिला दिया और इसी यकीन के भरोसे पूरे परिवार ने अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 15 साल की युवा से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी तक किसी ने भी ललित की बातों का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था, क्योंकि ललित ने घर के सभी सदस्यों को चेतावनी दी थी कि यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। 3 साल की जांच के बाद पुलिस ने भी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि सभी ने ललित के द्वारा रचित मायावी दुनिया में उलझकर अपने हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब चलिए आपको बताते हैं कि उस घर की स्थिति अब क्या है। इस परिवार का एक पालतू कुत्ता भी था। जिस रात परिवार के सदस्यों ने मौत को गले लगाया, उससे पहले उन्हीं में से किसी ने कुत्ते को घर के ऊपर छत पर बांध दिया था। पुलिस वालों ने उस कुत्ते को वहां से रेस्क्यू करके एक एनजीओ के हवाले कर दिया। सब कुछ शांत होने के बाद इस घर की देखभाल शुरू से इस घर में काम करने वाला एक व्यक्ति कर रहा था। आगे चलकर 2020 में इस घर में एक परिवार रहने आया, मगर कुछ ही समय बाद वह यह घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उन लोगों ने इस घर में बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटी महसूस की। उन्होंने दावा किया कि इस घर में रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उस परिवार के जाने के कुछ ही समय बाद यानी 2020 में घर के निचले फ्लोर को मोहन कुमार नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले लिया। यहां वह पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मोहन कुमार घर के नीचे एक डायग्नोस्टिक लैब और किराने की दुकान भी चलाते हैं, जबकि इस घर के ऊपरी माले पर अभी भी वही व्यक्ति रह रहा है जो इस घर की देखभाल करता था। मोहन कुमार इस घर में रहने के लिए 2020 से 10,000 रुपए प्रति माह किराया देते हैं। मोहन कुमार बताते हैं कि उन्हें इस घर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है और 4 साल से वह यहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।